संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। लिखिए। अच्छा, संधारित्र कैसे आप कहाँ देखे हो कहीं पे? कोई बताओ। कैपेसिटर कहीं कोई देखा है? जी साहब। देखे होगे जनरली आप, कोई पंखा खोला होगा, ठीक है, इस पंखे में यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप का एक व्हाइट कलर का कुछ सेल लगा होता है। सेलाकार का है। हाँ, ये सेलाकार का। हाँ, जिसे आप लोग कभी कभी कंडेंसर बोलते हो। हाँ, जी कंडेंसर। लेकिन वो एक्चुअल में कैपेसिटर होता है। क्या होता है वो? कैपेसिटर होता है, संधारित्र। कई सारे ऐसे पावर एडाप्टर होते हैं, यानी चार्जिंग पिन, ठीक है, उस चार्जिंग पिन के अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है। क्या लगा होता है? संधारित्र लगा होता है, ठीक है। वो उसका काम क्या होता है? तो काम ये होता है कि मान लो लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, लाइट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये कैपेसिटर क्या करेगा? खुद थोड़ा सा अपने अंदर उस आवेशों को, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, उसको अपने अंदर थोड़ा सा संचित करके रखेगा, ताकि ऐसा नहीं पंखा चल रहा है, रुक रहा, चल रहा है, रुक रहा है, ऐसा नहीं होता है। पंखा घूमता है तो घूमता ही रहता है, ठीक है। थोड़ा उसमें माइक्रो सेकंड के लिए यदि लाइट कट भी जा रही है तो कोई इशू नहीं होता है, वो पंखा लगता ही नहीं है कि बंद हुआ है, ठीक है। तो इसका काम कौन करता है? ये करता है कैपेसिटर यानी संधारित्र। ये क्या करता है? तो अपने अंदर कुछ मात्रा में विद्युत आवेश को संचित करके रखा है। आप पंखा ऑन कर दीजिए थोड़ी देर, आधा घंटा तक, उसके बाद ऑफ कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर को आप अपने हाथों से टच करेंगे ना तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें आपको चार्ज देखने को मिलेगा। कभी कभी लैपटॉप वगैरह का एडाप्टर आप जब लगाएंगे लैपटॉप में तो देखेंगे लाइट बंद करने के बाद भी कुछ सेकंड तक वो उसका लाइट जलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो यह एक ऐसा युक्ति है, क्या लिखेंगे? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग, संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। Capacitor is that equipment. Capacitor is that equipment in which we use to conserve electric charges. Capacitor is that equipment in which we use to conserve electric charges. संधारित्र एक ऐसा युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। तो तीन टाइप के आपको सर्किट देखने को मिलते हैं। सर्किट ऐसे होता है ना, सर्किट क्या है? एक उसमें बैटरी लगी होगी और ये होगा उसमें जहाँ एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि इसमें एक तरफ जो लगा रहता है ना, या तो वहां पे रेजिस्टेंस होगा, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, या तो उसके जगह पे क्या देखने को मिलेगा, या तो उसके जगह पे आप देखेंगे इंडक्टेंस, ठीक है, वो ऐसे होगा, सबका अलग अलग फिगर है। या तो उसके जगह पे कैसा आपको दिखेगा, केवल सिंपल ऐसे एक पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी। तो क्या होता है? वो होता है कैपेसिटर। क्या होता है? कैपेसिटर। बैटरी में क्या होता है? एक पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा होता है, लेकिन इसमें दोनों एक से साइज का होगा, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ऐसे सी द्वारा, ठीक है, लिखेंगे
ये चाहो तो ये फिगर बना सकते हो, थोड़ा अच्छे से बनाना। यही कैपेसिटर लिखेंगे। लिखिए, यदि किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यदि किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तब संधारित्र का विभव बढ़ने लगता है। When we charge a capacitor, when we charge the capacitor, then the potential of capacitor also increases. Then the potential of capacitor also increases. जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तब संधारित्र का विभव बढ़ने लगता है, ठीक है। अर्थात Q क्या है, आवेश है, V क्या है, पोटेंशियल है। तो लिखेंगे अर्थात V is directly proportional to Q, या Q is directly proportional to V। दोनों जब एक दूसरे के समानुपाती हैं तो आवेश बढ़ेगा तो विभव भी बढ़ने लगेगा, और विभव बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ने लगेगा। तो V is directly proportional to Q या Q is directly proportional to C। जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जोड़ते हैं C, इसे ही संधारित्र की धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। लिख लीजिए, Q is equal to CB, where C is known as capacitance of capacitor, जहां C संधारित्र की धारिता कहलाती है। अब लिख लीजिए नीचे C is equal to Q upon V। Q is equal to CB, तो C is equal to Q upon V। लिख लें सर। ये Q is equal to CB, जहां पे C संधारित्र की धारिता कहलाती है, where C is known as capacitance of capacitor। अब नीचे लिख लेंगे C is equal to Q upon V। ये धारिता है, ठीक है। याद रखिएगा, संधारित्र वो इक्विपमेंट है, ठीक है। अब वो कितना अपने अंदर आवेश को धारण करता है, धारण करने की क्षमता है, उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। लिखेंगे इसका मान धारिता का मान लिखेंगे। धारिता का मान संधारित्र के आकार प्रकार व माध्यम पर निर्भर करता है। द कैपेसिटेंस लिखेंगे, ठीक है। द कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम। किसी संधारित्र की धारिता का मान संधारित्र के आकार तथा प्रकार व माध्यम पर निर्भर करता है। द कैपेसिटेंस इज डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम। तो वो सिलेंड्रिकल शेप का है
कि क्यूब शेप का है, ठीक है, किस शेप का है उस पे भी डिपेंड करता है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, उसका माध्यम कौन सा है, मतलब उसके अंदर भरे जाने वाला मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो इन सारे चीजों पे वो डिपेंड करता है। तो धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, सी बराबर है क्यू अपॉन वी। क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलॉम। वी क्या है, वी है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट। लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट इज कूलॉम पर वोल्ट, इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति वोल्ट है, जिसे फैराड भी कहते हैं, विच इज नोन एज फैराड। क्योंकि फैराड साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया, इसका यूनिट फैराड, ठीक है। कूलॉम भी एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे कूलॉम रख दिया गया। तो ढेर सारे हैं जो साइंटिस्टों के नाम पे रखे गए। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलॉम पर वोल्ट या फैराड होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की पड़ती है, मात्रक और उसके विमाओं के बारे में, ठीक है। तो कोई आए ना आए ये क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि एक आध क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जरूर, ठीक है, जिसमें उसका मात्रक पूछ दे, विमा पूछ दे, उसका फार्मूला पूछ दे, ठीक है। अब दे देगा Q इक्वल टू C अपॉन V, ठीक है, V इक्वल टू C अपॉन Q, और ये भी दे देगा C इक्वल टू Q अपॉन V। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, चौथा रहेगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। कौन सा समीकरण सही रहेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सब एक ही जैसे लगेगा। Q इक्वल टू C अपॉन V गलत है, V इक्वल टू C अपॉन Q पता नहीं सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि पढ़े रहोगे कि C इक्वल टू Q अपॉन V है तभी आप कर पाओगे, या तो कैपेसिटेंस का मात्रक ही जानते रहोगे कि कूलॉम पर वोल्ट है, ठीक है, क्या है, कूलॉम पर वोल्ट है, तो कूलॉम जान जाओगे किसका मात्रक होता है, आवेश का, और वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो पोटेंशियल का। तो C इक्वल टू Q अपॉन V आप इसे देखते गए टिक कर दोगे, समझ में आया। तो इस टाइप का कोई भी फॉर्मूला पढ़िए तो फार्मूला और उसका मात्रक जरूर याद रहे, ठीक है, ताकि मात्रा भूले तो फार्मूला निकल जाए। ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव में एक खासियत होती है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। अच्छी इस सेंस में होता है कि वो तो पूरा एकदम क्वेश्चन पेपर आउट होता है, क्वेश्चन भी वही होता है, आंसर भी वही होता है? बस आपको उस 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करना होता है। मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं, एक तुक्का मार दिए तो आप 25% सही होने का चांस रहता है। थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं तो यदि 2 क्वेश्चन का आंसर देख सकते, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बाकी 2 बचा रहेगा, 2 में आप 50-50 चांस लेकर के तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये खासियत होती है। अब बुरा बात क्या होता है, बुरा बात ये होता है कि जब कुछ नहीं पढ़े रहेंगे तो चारों ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर देगा, चारों ऑप्शन में आपको लगेगा कि ये सही है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसीलिए आप जब पढ़े रहोगे तो आपको ये ऑप्शन हेल्प करेगा, ठीक है, और नहीं पढ़े रहोगे तो यही आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। और हेल्प करेगा कैसे, ये जान जाओगे ये तो किसी दूसरे का होता है आंसर, ये भी किसी दूसरे का आंसर होता है, ये भी किसी दूसरे का होता है, बच गया क्या, नहीं भी जानते रहेंगे उसका आंसर तो भी ये सही कर लेंगे, ठीक है। और नहीं पढ़े रहेंगे तो सोचेंगे ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो लग ही रहा होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, दूसरा आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये अच्छाई भी है बुराई भी है, फेल भी बहुत लोग हो जाएंगे, तो इसीलिए जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। ये सारे छोटे छोटे चीज जो है ये तो एकदम से याद कर लेंगे, ठीक है। भले ही आप डेरिवेशन नहीं याद कर पाइए, ठीक है, चलेगा, लेकिन इसके डेफिनेशन और उसके फॉर्मूले और उस पर रिलेटेड यूनिट जरूर ध्यान देंगे, और साथ में न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन दे देगा, लिखने में आसानी रहेगा और 4 ऑप्शन भी आसानी से दे देगा।
आपको लगाने के लिए समय मिलेगा, क्योंकि इतना लंबा पेपर होगा तो 10 मिनट में सारा करके नहीं बैठेंगे, तो आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद जो ऑप्शन आएगा तब उस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, खास तौर पे यूनिट का ध्यान देंगे, ठीक है। आप यूनिट एक बार पढ़ लीजिए, सबका यूनिट क्या होता है और यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। ये सारी बातें कि जब आपको नॉलेज रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपको जितना भी होता है 3-4 यदि मान दिया है तो सबको एक ही मान में ले आना होता है, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन लगाओगे, ये नहीं कि 10 सेंटीमीटर दिया है और 5 किलोमीटर दिया है तो जोड़ करके एक ही बार 15 से नहीं भाग देंगे ना, ठीक है। 5.001 ऐसे करके भाग देंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो खास तौर पे इन सब चीजों का आप ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया ना, इसका एसआई मात्रक कूलम पर वोल्ट या फैराड होता है। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम पर वोल्ट और फैराड, ठीक है। अब देख लीजिए, ये याद रखिए, ये वाला लिख लीजिए, ठीक है। यही मैं कह रहा था क्या होता है, ये मैं लिखवाया था, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। फर्स्ट ईयर में ही मैंने एक पूरा आपको चार्ट बोला था याद करने के लिए। जो याद कर लिया होगा उसे जीवन भर फायदा करेगा, जो छोड़ दिया होगा हमेशा छोड़ता जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है लिखा है, 1 माइक्रो मिली फैरेड। मिली मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, याद रखिए, ठीक है। सेकेंड वाला क्या लिखा है, म्यू से माइक्रो होता है, 1 माइक्रो फैरेड यानी 10⁻⁻6। ये क्या है, n से नैनो होता है, 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड, ठीक है। समझ में आया। तो ये सारे यूनिट कन्वर्जन है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इतने में ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है, नहीं तो एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस होता है क्वेश्चन, लेकिन आप यूनिट सही कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा टफ भी ये एग्जाम आप लोगों को लगेगा, नहीं तो पहले क्या था, 2-4 लाइन लिख दिए, आंसर गलत भी आ रहा है तो टीचर सोचता है चलो मेहनत किया, आधा नंबर काट के दे दिया। लेकिन अब इसमें क्या है, गलत आ गया आंसर तो गलत ही हो गया, दूसरा टिक कर देंगे, गलत हो गया आंसर गलत हो गया, तो इसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है। अब देखिए लिख लीजिए 1 फैरेड की डेफिनेशन लिख लिए। यदि किसी संधारित्र को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी संधारित्र को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए, यदि किसी संधारित्र को 1 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए, तो संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होती है। तब संधारित्र की धारिता 1 फैरेड होती है। When we give 1 coulomb charge, when we give, विशाल कुमार क्या लिखना चाह रहे हो बाबू, अभिषेक राय तुम भी कुछ लिखना चाह रहे हो, कहिए तो वेटिंग लिस्ट में रख दूं आप लोग को।